जिस कार्य के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो है G20। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द G20। G20 is a group of 20 comprises of 19 countries and one European Union. These 19 countries are all over the world, and from all the 6 continents where life is possible, namely North America, South America, Asia, Europe, Australia. There are many developing countries and developed countries. G20 represents 85% of global GDP. GDP means gross domestic production, and over 75% of global trade. It also represents 2/3 of the world population. With the help of these data, we can understand what is the importance of G20 and why we are gathering here to discuss about G20. I am coming to the point that why we have gathered here. G20, before telling you why we have gathered here, I would like to tell you something history about the G20. G20 was founded on 1999. When in 1997 and 1998, there is a Asian economic crisis happens, and all the countries think that we should form a group which should deal with such kind of situations if any happening of economic happens in the world. Then the G20 formed. But at that time, it was formed only to stabilize the economic and global conditions. But now, it has become, its scope has been vast, so vast. Now it is discussing about the climate changes. Now it is discussing about the education. Now it is discussing about the cultural habits and all the things which is important for the human development. Since 2009, G20 meeting is holding. In G20, there are 19 countries. 19 countries can be divided into 5 groups, where each group has maximum number of 4 countries. And India is in group 2. Each and every year, each group take the presidency of G20 summit. And by the God grace, or this is a prouding moment for the India that we got chance the presidency of G20 summit. इंडिया जो है G20 की प्रेसिडेंसी इस बार कर रहा है, यानी कि इंडिया में 19 विकसित और विकासशील देश आएंगे, यूरोपियन यूनियन आएंगे, उसके प्रेसिडेंसी आएंगे, वो देखेंगे इंडिया का कल्चर क्या है। और यहाँ बैठकर भारत की इस भूमि पर जिसका नारा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधैव, ये पूरी धरती कुटुंब है, एक परिवार है सबका। भारत की ये धारणा रही है कि सबको वो एक परिवार के रूप में देखता है, उसको प्रेसिडाइज करने का हमको मौका मिला है। इसी के विषय पर पूरे देश में ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और सौभाग्यपूर्ण ये मौका केंद्रीय विद्यालय को मिला कि वो आप लोगों के साथ देश में जो हर चीज से संबंधित क्रांति है उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो अभी क्या हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और यू कैन से दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नई शिक्षा नीति आई है, अभी भारत में लॉन्च हुई है। सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो आई थी 1968, और उसके बाद 1986 को दूसरी हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अब ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी लंबे अंतराल के बाद आई है, इट इज कम्स आफ्टर ए लॉन्ग स्पैन और पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें समय के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो हमारे समय की नीड है। आज आप देखते हो बच्चे का सीखने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। हमारे जमाने में कुछ और तरीके से हम शिक्षा लेते थे, लेकिन आज हम जो एजुकेशन लेते हैं, बच्चा हमसे पहले उन चीजों को जानता है। हम लोगों ने शुरुआत की थी इंग्लिश सीखने की 6th क्लास में, जब मैं पढ़ता था तो मैंने 6th क्लास में अंग्रेजी सीखी थी, लेकिन आज बच्चा प्री स्कूलिंग से ही जो इंग्लिश है वो सीखने लगता है। आजकल हम बच्चे को पीट नहीं सकते हैं,
तो पीट नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो क्या है वो तरीके जिनसे बच्चे को सिखाया जा सकता है। तो आज की वर्कशॉप का जो मेन मोटो है, जो एम है, वो ये है आप लोगों को ये बताना कि हम कैसे बच्चे को उसी के तरीके से जो उसका फील्ड है, जिससे वो सीख सकता है, उसी के माध्यम से उसको सिखाया जाए। इसके बारे में मैं और मेरे सारे शिक्षक साथी आपको बताएंगे और ये आशा करते हैं कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से सीखोगे। आप लोगों में से बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से पेरेंट्स हैं, तो आपको भी अपने बच्चे को समझने में बहुत आसानी होगी कि वो किस तरह से चीजों को समझे। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। G20 ये कंट्रीज का फ्लैग है, जो G20 के ग्रुप्स में आते हैं कंट्रीज। इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट है, ब्राजील है, मैक्सिको है, ये सारी कंट्रीज आती हैं। एशिया की कंट्रीज जैसे चाइना है, रसिया है, इंडिया है, ये सभी इसके मेंबर हैं। These are the flags of the countries who are the members of G20. I have already told about this. Members. You can see the map. This is the world map. This is Australia. From the Australia continent, we have Australia. Suppose that from all over the world, representatives are coming where? In India. What a prouding moment for us. This is the logo for G20. Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family and one future. एजेंडा है ये। G20 के बारे में जानने के बाद अब मैं आपको बता चाहूंगा FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है। जैसा मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें दो चीजों पर बहुत फोकस किया गया है। पहली चीज है कि जो प्री स्कूलिंग है उसको मेन इंस्टीट्यूशंस के साथ जोड़ा जाए। प्री स्कूलिंग से मतलब है फर्स्ट क्लास में आने से पहले जो स्कूलिंग होती है उसको प्री स्कूलिंग बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले इंडिया में उसकी व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले थी। जैसे हम बच्चे को आंगनवाड़ी में भेजते थे पढ़ने के लिए, वहां बच्चा राशन लेता था, पढ़ता था, थोड़ी देर बैठता था, बैठना उतना सीखता था। लेकिन अब जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने ये सोचा है कि क्यों ना प्री स्कूलिंग को भी स्कूल से जोड़ दिया जाए। इसीलिए स्कूलों में बाल वाटिकाएं बनाई जा रही है। जैसे हमारा केंद्रीय विद्यालय भी पहली क्लास से शुरू होता है, यानी कि यहाँ पर स्कूलिंग जो है फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स होती है। लेकिन अब इस कंसेप्ट के बाद, एजुकेशन पॉलिसी के बाद क्या होगा, जो हमारी स्कूलिंग होगी वो जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसी से वो बच्चा सीखने लगेगा। यानी कि तीसरी क्लास का बच्चा स्कूल में जाने के लिए हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारे स्कूल को गवर्नमेंट ने चूज किया है, तो उनकी लिस्टें है हमारे पास। तो उसमें एक तो था कि ये कि प्री स्कूलिंग को मेन स्ट्रीम के साथ ऐड कर दिया जाए, और दूसरा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्फसाइज करती है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। यानी कि एक बच्चा जो है 3rd क्लास तक आता है तो उसको कुछ फाउंडेशनल यानी कि ऐसी बेसिक चीजों का पता होना चाहिए जो उसके इस ग्रुप में आनी चाहिए। जैसे उसको बेसिक चीजें लिखना आना चाहिए, बेसिक चीजें पढ़ना आना चाहिए, बेसिक चीजें वो दुकान पे जाए तो उसको अगर 20 रुपए का नोट उसके हाथ में और वो जाए दुकान पर कुछ सामान खरीद कर लाए तो उसका पता होना चाहिए 15 रुपए का वो सामान खरीद रहा है तो उसको 5 रुपए वापस मिलेंगे। तो ये क्या है, बेसिक न्यूमरेसी है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी है। तो ये उनको पता होना चाहिए बच्चों को। तो इसी के लिए ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव। अब इतने बड़े मिशन को पूरे भारत में
सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है क्या? वो है निपुण, निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म होती है, यहां पर हम कह सकते हैं निपुण अपने आप में एक अर्थवान चीज है। निपुण यानी कि जो स्किल्ड हो, हर काम जिसको आता हो। निपुण बोला जा सकता है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस मिशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में इंश्योर करे कि FLN ग्रेड 3 तक सारे बच्चों को आया है या नहीं। अब पहले जो हमारी शिक्षा का जो ढांचा था वो इस तरीके से था, लेकिन अब कुछ इस प्रकार से हो गया है। जो 3 इयर्स से बच्चा 6 ईयर तक, यानी कि अब आप लोग देखोगे जब एडमिशन हम लेने आ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो मिनिमम एज का क्राइटेरिया हो गया है 6 ईयर, यानी कि जो बच्चा 6 साल का वही अब फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो ये क्यों है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा है, क्योंकि क्लास एज ग्रुप 3 से लेकर एज ग्रुप 6 तक जो बच्चा है वो प्री स्कूलिंग को लेगा, यानी कि वो प्री स्कूलिंग लेगा। तो उस जब बच्चा 2nd क्लास तक होगा तो उसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। वो होगी हमारी कौन सी स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद होगी हमारी प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। इस तरह की हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका ढांचा तैयार किया गया है, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है जिसको 5+3+4 बोला जाता है। यानी कि 5 साल तक बच्चा जो है फाउंडेशनल स्टेज में रहेगा, बेसिक चीजें सीखेगा, बच्चे में कोई दबाव नहीं होगा, कोई टेस्ट का प्रेशर नहीं होगा, जो उसको आता है उसको सीखेगा, खेलेगा कूदेगा, जैसा उसका मन करेगा उससे वो सीखेगा। उसके बाद आएगा प्रिपरेटरी स्टेज। अब बच्चे की एज ग्रुप ऐसी हो गई है कि उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा जो आने वाली प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं जो समाज में उसको आएंगी उसके लिए, तो इसके लिए प्रिपरेटरी स्टेज बना दिया गया। फिर मिडिल स्टेज हो गया जो क्लास 6 to 8 है। फिर 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के लिए हमने रख दिया इसका नाम सेकेंडरी स्टेज। यह है निपुण भारत, ये इसका लोगो है। अब FLN क्यों? भाई सब कुछ भारत में अच्छा चल रहा है, इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है, तो हम FLN को क्यों लेकर आए? Why we have initiated FLN? तो इसके लिए हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, वो सर्वे करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उन्होंने एक तरह का सर्वे किया, जिस सर्वे का नाम था द नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2017, जो कि कंडक्टेड बाय NCERT, हाईलाइट्स पुअर अटेनमेंट इन अर्ली इयर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि ऑलमोस्ट 13 to 18% स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3, 5, 8 आर बिलो बेसिक लर्निंग लेवल्स, यानी कि क्लास 8 तक या क्लास 3, 5 और 8 के बच्चे जो उनको आनी चाहिए, जो नॉलेज उनको होनी चाहिए, वो भी केवल 13 to 18% स्टूडेंट्स को ही थी। ओनली 39 to 53 हैव अचीव्ड प्रोफिशिएंसीज। तो इसलिए हमको FLN को इनिशिएट करने की जरूरत हुई। देखो हम अपने घर में जब जैसे बहुत सी चीजें करते हैं बच्चे को मनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है तो दूसरे तरीके से हम उसको सिखाते हैं। इसी तरह हमारे जो पॉलिसी मेकर्स है वो है, जब बच्चा एक तरह से नहीं सीख रहा है, एक तरीके से उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो हमको चीजों को अपडेट करना होता है। हमारा मोबाइल भी 6 महीने बाद अपडेशन मांग लेता है। इसी तरह जो ये करंट का सिनारियो चल रहा है, इसमें अपडेशन जरूरी है। इस अपडेशन के लिए ही हमने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को लाया है। निपुण भारत विजन। अब जो निपुण भारत के बारे में मैंने बताया, उसका विजन क्या है? उसका विजन है टू क्रिएट एन एनेबलिंग environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy so that by 2026 to 7 every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy at the end of grade 3 and not later than grade 5। यानी कि ये भारत का टारगेट है, हमारा निपुण भारत का टारगेट है कि 2026 और 2027 तक ग्रेड 3 के हर बच्चे को जो फाउंडेशनल चीजें हैं वो आ जाए। अगर ग्रेड 3 तक नहीं आ रही है तो ये कोशिश रहेगी कि ग्रेड 5 तक वो चीजें उनको आनी ही चाहिए। ये हमारा टारगेट है निपुण भारत का। अब वो चीजें क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ये कुछ गोल है, ये मिशन है
जो निपुण भारत ने सेट किए हैं, जो हमको अचीव करने हैं। पहला मिशन है टू इंश्योर एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि हमको ये इंश्योर करना है कि जो हमारा क्लासरूम है उसमें इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। अब यहाँ पर इंक्लूसिव की अगर मैं आपको बताऊं इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, एक क्लासरूम जब होता है तो उसमें हर बैकग्राउंड का बच्चा आता है, हर तरह का बच्चा आता है। कोई जैसे हमारा टेंगा वैली, यहाँ तो जो भारत की कहते हैं ना कि इंडिया इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं का देश है, तो हम अपने क्लासरूम में रोज विविधताएं देखते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो राजस्थान की भीषण गर्मियों में पैदा हुआ है, वो यहाँ पर पढ़ रहा है। कोई ऐसा टीचर है जो तेलंगाना का है, वो यहाँ पर आकर पढ़ा रहा है। कोई ऐसा शिक्षक है जो मध्य प्रदेश का है, वो यहाँ पर आकर पढ़ा रहा है। तो भारत जो है विविधताओं का देश है। तो ऐसे ही हमारा जो क्लासरूम होता है वहां पर हर तरह का बच्चा है। कोई बिलो देन एवरेज है, कोई बच्चा गॉड गिफ्टेड है जो हर चीजों में काबिल है, कोई बच्चा एवरेज बच्चा है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में हम क्या करते हैं, हर बच्चे को उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन की जाती है ताकि जो सबसे लो लेवल का बच्चा है वो भी बहुत कुछ अपने लेवल के अकॉर्डिंग सीख सके। तो ये हमारा पहला मिशन है कि हम अपनी क्लासरूम को जो है इंक्लूसिव बनाएं। दूसरा हमारा मिशन है टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट एंड एंगेज रीडर्स एंड राइटर्स विद कॉम्प्रिहेंशन। हम बच्चे को मोटिवेट करें। मान के चलो आज बच्चा आया स्टेज के ऊपर और वो कुछ बोलने में झिझकता है, हेजिटेट होता है, तो बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना है। एटलीस्ट यू हैव कम इन द स्टेज, आप कम से कम स्टेज के ऊपर आए तो सही, तो हमको उनको मोटिवेट करना है। और जब बच्चा कुछ पढ़े, कुछ सीख रहा है, तो ऐसा नहीं है वो रट रहा है चीजों को। वी डू नॉट प्रमोट क्रैमिंग इन द क्लासरूम। हम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। उसके लिए अब एक एग्जांपल मैं आपको हिंदी का देना चाहूंगा कि जब हम हिंदी को पढ़ाते हैं, कोई पाठ मैंने पढ़ाया अपने क्लासरूम में, तो सबसे पहले मैं उसकी मॉडल रीडिंग जो होती है वो बच्चे को बताता हूँ कि बेटा ये मॉडल रीडिंग है। फिर बच्चा उसको खुद से पढ़ता है। जब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा, मुझे पता है ऐसे ध्यान है उसका, एक लाइन पढ़ेगा, दो लाइनें नहीं पढ़ेगा। तो उस ध्यान को खींचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चे से बोलता हूँ कि बेटा यहाँ पर नाम वाले शब्द होंगे, इस पैराग्राफ में नाम वाले शब्द, जिनको संज्ञा शब्द कहते हैं, आपको नाम वाले शब्दों को कम से कम 10 शब्द मुझे चाहिए, उनको अंडरलाइन करो। अब बच्चे का जो दिमाग है उसमें होगा ब्रेनस्टॉर्म, दिमाग काम करेगा, यार संज्ञा वाले शब्द कहाँ से हो, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर वो पढ़ेगा। अब मैंने ये चेक कर लिया, बच्चे ने रीडिंग तो कर ली है, अब बच्चा लिख भी पा रहा है नहीं पा रहा, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चे को उसी पैराग्राफ का श्रुत लेख करवाते हैं। मैं बोलूंगा शब्दों को और बच्चा अपने आप से उनको लिखेगा। इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं सेकंड जो मिशन है निपुण भारत का उसको। अगला है टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रीजनिंग इन द डोमेन्स ऑफ नंबर, मेजरमेंट एंड शेप। उसके चारों ओर जो चीजें हैं उनमें कौन सी शेप है, क्या रीजनिंग उनमें लग रही है, इन सारी चीजों को बताना। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिव यूसेज ऑफ हाई क्वालिटी एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन चिल्ड्रंस फैमिलियर होम मदर लैंग्वेजेस। अगला जो मिशन है निपुण भारत का वो ये है कि अगर हमको अपनी लर्निंग को जीवंत यानी कि लाइवली बनाना है, ऐसा बनाना है कि बच्चा केवल किताबों से नहीं सीख रहा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमको इकट्ठा करने पड़ेंगे जो बच्चे के आसपास के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब बच्चा उनके साथ दिन रात खेलता हो। तो जैसे हमारा केवीएस जो है, इन मामलों में हम शिक्षकों को कभी भी गरीब नहीं रहने देता है। आप देख सकते हो प्रोजेक्टर हमको दिया हुआ है, आईपैड्स दे रखे हैं, बहुत सारे और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दे रखे हैं जिनकी सहायता से हम बच्चों को अपग्रेडेड रखते हैं। जो देश में सबसे हाई टेक्नोलॉजी है वो आज हमारे पास है बच्चों को सिखाने के लिए। आगे है टू फोकस ऑन कंटिन्यूस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, हेड टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्सेज पर्संस एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इस चीज को मैं एक बात से समझाना चाहूंगा कि अक्सर कहा जाता है कि सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाता है, परिवार बनता है तो समाज बन जाता है,
और जब समाज बन जाए तो बचता ही क्या है, और देश के बनने में आखिर लगता ही क्या है, लगता ही क्या है। ताली भी बजा सकते हैं वैसे। तो अगला हमारा जो मिशन है वो ये है, टू एक्टिवली इंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों को, हम आप लोगों के साथ रेगुलर पीटीएम करते हैं। बच्चे को कोई दिक्कत हुई तो हम आपको फोन से बताते हैं, आपको बुलाते हैं। हमारे विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर है, यानी कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए हम इनसे बॉन्ड क्रिएट करना है। टू इंश्योर असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग, टू इंश्योर ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि हम हर महीने क्या करते हैं, बच्चों का टेस्ट लिया हमने, हर तरीके के टेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से हम बच्चों को लर्निंग लेवल देते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और फिर हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो आने वाले समय में एनहांस हो, इंप्रूव हो। तो ये सारे मिशन थे निपुण भारत के। अब हम देखेंगे व्हाट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, मींस द एबिलिटी टू रीजन एंड टू अप्लाई सिंपल न्यूमेरिकल कांसेप्ट्स इन डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अर्ली मैथमेटिक्स आर, जो हमारे मेजर कॉम्प्लीमेंट्स है वो क्या है, प्री नंबर कांसेप्ट्स, काउंट एंड अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। बच्चे को क्या है कि पता होना चाहिए, काउंटिंग से पहले का जो कंसेप्ट है वो थिंग्स को काउंट कर सके। यहाँ पर बोतल रखी है तो बच्चा बता सके कितनी बोतल्स है। दूसरा है नंबर सिस्टम, उसको 10 तक की ऐसी काउंटिंग आनी चाहिए जिनके आधार पर बच्चा काउंटिंग कर सके। जो शेप्स आपको दिखती है, जैसे मान के चलो मैंने बच्चे को डायरी दिखाई, तो डायरी से पूछा बच्चे बेटा कौन सी शेप है, तो उसको पता होना चाहिए कि सर आगे से ये रेक्टेंगल है, या आप कह सकते हो ये क्यूबॉइड है, या जो बोतल है हमारी वो क्या है, सिलिंड्रिकल। तो इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारी मैथमेटिक्स में आप कह सकते हो कि जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है वो ये है। मेजरमेंट है, understand and use standard algorithms to perform operations of addition, subtraction, multiplication, division of numbers up to 3 digits। देखो 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, जो पिलर का काम करते हैं, जो फाउंडेशन का काम करते हैं। जिस बच्चे को मैथमेटिक्स में ये 4 पिलर्स आते हैं, यानी कि इसको ऐड करना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवीजन करना आता है, तो आगे की मैथ उसके लिए क्या है, बहुत ईजी हो जाती है। हम क्या करते हैं, बच्चे को ये चीजें बेसिक चीजें नहीं पता होती बीच बीच में, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा हमारा जो है न्यूमरेसी का टारगेट है कि बच्चे को एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए। और ये है लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि जो बच्चा लैंग्वेज पढ़ रहा है उसमें उसको क्या क्या पता होना चाहिए। इंक्लूड्स इंप्रूव्ड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओरल वोकैबुलरी एंड एक्सटेंडेड कन्वर्सेशन स्किल्स। द एक्सपीरियंसेस इन ओरल लैंग्वेज आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे को पढ़ा हुआ आना चाहिए, जो बच्चा पढ़ रहा है वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरा, जो बच्चा बोले उसको पता होना चाहिए कि कोमा का क्या यूज है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, राम ने रावण को बाण से मारा। अब एकदम सुनने में सिंपल सेंटेंस है, अब मैं इस पे फोर्स करता हूं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां मैं किसको फोकस कर रहा हूं, राम। अब राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम ने रावण को बाण से मारा, इसका मतलब बच्चे को पता होना चाहिए जब वो बोल रहा है तो उसको किस पे फोकस करना है या किस पे फोकस नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, तो इसको मैं बोलूंगा रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। तो इस तरह बच्चे को ये चीजें जो है बोलनी आनी चाहिए, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन, केवल बच्चा पढ़े नहीं, उन चीजों को समझे भी कि जो वो पढ़ रहा है क्या क्या चीजें हैं। ये हमारे कुछ टारगेट सेट किए गए हैं बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग, कि किस लेवल पे बच्चे को क्या क्या आना चाहिए। जैसे बाल बाटिका मैंने बताया, फ्रॉम ऑनवर्ड्स, एज ऑनवर्ड्स 3 to 6 इयर्स जो बच्चा है वो प्री स्कूलिंग करेगा, जिसको हम बाल बाटिका बोलेंगे।
बाल वाटिका में बच्चे को क्या आना चाहिए? रिकॉग्नाइजिंग एंड रीड्स नंबर्स अप टू 10, मतलब उसको 10 तक जो गिनतियां हैं वो पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद है अरेंज नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स इन अ सीक्वेंस, उसको बच्चे को जो चीजें हैं वो सीक्वेंस पे लगानी आनी चाहिए। जैसे एक बोतल मैंने रखी, फिर 2 बोतल रखी, फिर 3 बोतल रखी, इस तरीके से बच्चे को सीक्वेंस पता होना चाहिए। ग्रेड 1, अब जो ग्रेड 1 यानी कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है उसको क्या आना चाहिए? जो पेरेंट्स आए हैं फर्स्ट क्लास के वो ध्यान दें। काउंट ऑब्जेक्ट्स अप टू 20, यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स को 20 तक काउंट करे। जैसे यहाँ पर टेबल लगे हुए तो उसको गिनना आना चाहिए कि 20 तक तो एटलीस्ट गिन ही ले। उसके बाद रीड्स एंड राइट्स नंबर्स अप टू 99, लेकिन नंबर्स उसको 99 तक आने चाहिए, लिखने भी और पढ़ने भी। यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स अप टू 9 इन डेली लाइफ सिचुएशन, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उसको यूज करना आना चाहिए 9 तक की चीजों को। मतलब कि फर्स्ट क्लास का बच्चा अगर मैं उसको 10 रुपए दूं और बोलूं बेटा 5 रुपए की टॉफी ले आओ, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि 5 रुपए उसे वापस देने हैं, यानी कि 9 तक की। मैंने तो 10 तक बताया क्योंकि 9 का नोट नहीं होता, इसलिए एक एग्जांपल दिया था। ऐसा होना चाहिए। 3D शेप्स का पता होना चाहिए। ग्रेड 2 के बच्चों के लिए क्या है? रीड एंड राइट्स नंबर्स अप टू 999, 999, uses addition and subtraction of numbers up to 99, और 2D शेप्स, ट्रायंगल्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी इसी से रिलेटेड, न्यूमरेसी से रिलेटेड हमारे विद्यालय की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती रोशनी मैम आपके सामने एक एक्टिविटी प्रेजेंट करेंगी। होप आप लोग उसको एंजॉय करोगे। रोशनी मैम।